नमस्कार। आज हम प्रमुख समितियों के बारे में पढ़ेंगे। इसमें से कुछ आर्थिक समितियां हैं, कुछ संवैधानिक समितियां भी हैं, कुछ चुनाव सुधार संबंधी समितियां हैं, कुछ पंचायती राज समितियां हैं। तो उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। अगर चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्रमुख आर्थिक समितियाँ अर्थ से संबंधित अर्थात धन से संबंधित हैं ये समितियाँ। तो इसमें है के.एन. काबरा समिति। के.एन. काबरा समिति का संबंध किससे है? तो फ्यूचर ट्रेडिंग से है। के.एन. काबरा समिति फ्यूचर ट्रेडिंग। किरीट पारेख समिति का संबंध है पेट्रोलियम पदार्थों के मूल्य निर्धारण से। किरीट पारेख समिति का संबंध पेट्रोलियम पदार्थों के मूल्य निर्धारण से है। सुरेश तेंदुलकर समिति जो है यह गरीबी रेखा से नीचे की जनसंख्या के आकलन हेतु मानकों के पुनर्निर्धारण के लिए है। सुरेश तेंदुलकर समिति गरीबी रेखा से नीचे की जनसंख्या के आकलन हेतु मानकों के पुनर्निर्धारण के लिए है। न्यायमूर्ति रामनंदन प्रसाद समिति, यह समिति है सर्वोच्च न्यायालय की क्रीमी की पहचान के लिए। यह एक विशेष समिति है। न्यायमूर्ति रामनंदन समिति सर्वोच्च न्यायालय की क्रीमी लेयर की पहचान के लिए एक विशेष समिति है। स्वामीनाथन समिति जो है वो समुद्र तटीय संसाधनों का पर्यावरणीय दृष्टि से दीर्घकालीन उपयोग संभव होने से संबंधित है। ये स्वामीनाथन समिति किससे संबंधित है? तो समुद्र तटीय संसाधनों का पर्यावरणीय दृष्टि से दीर्घकालीन उपयोग संभव होने से संबंधित है। अभिजीत सेन समिति, इसका संबंध है कृषिगत वस्तुओं के वायदा कारोबार से। अभिजीत सेन समिति का है संबंध है कृषिगत वस्तुओं के वायदा कारोबार से। रघुराजन समिति का संबंध है वित्तीय क्षेत्र में सुधार हेतु। रघुराजन समिति का संबंध वित्तीय क्षेत्र से है। और रंगराजन समिति का संबंध है भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बचत और निवेश आकलन करने और इसमें सुधार के उपायों को सुझाने हेतु। देखिए, अभिजीत सेन कृषिगत, अभिजीत की कृषि के कारोबार में सुधार हो रहा है। अभिजीत की कृषि के वस्तुओं के कारोबार में सुधार हो रहा है। रघु के वित्त का भी सुधार हो रहा है। और रंगराजन समिति का भारतीय अर्थव्यवस्था और बचत में आकलन करते हैं। रंगराज क्या करते हैं? तो भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बचत और निवेश का आकलन करते हैं इसके सुधार के लिए। नरसिंहम समिति, नरसिंह के बैंक का सुधार हो रहा है। नरसिंह का बैंक का सुधार हो रहा है। तो नरसिंहम समिति बैंकिंग क्षेत्र में सुधार हेतु है। प्रोफेसर C.P. चंद्रशेखर समिति है सेवा मूल्य सूचकांक के निर्माण के लिए, रिपोर्ट में निर्धनता की पहचान के लिए कास्ट ऑफ लिविंग सूचकांक को आधार बनाया। इससे पहले दंडेकर रथ फार्मूला था जो भारत कैलोरी पर आधारित था। तो कास्ट ऑफ लिविंग के पहले जो था वो दंडेकर रथ फार्मूला था और इसने निर्धनता की पहचान के लिए कास्ट ऑफ लिविंग को सूचकांक को आधार बनाया प्रोफेसर C.P. चंद्रशेखर समिति ने। तो प्रोफेसर C.P. चंद्रशेखर समिति का संबंध किससे है? कास्ट ऑफ लिविंग सूचकांक से है। और यह किसके लिए संबंधित है? तो निर्धनता की पहचान के लिए। नहीं, याद रखिएगा। और इसके पहले इसके बाद इसकी जगह पे क्या आया? तो दंडेकर रथ, इसके पहले क्या था? तो दंडेकर रथ फार्मूला था। नेक्स्ट है डॉक्टर R.K. पचौरी समिति। तो डॉक्टर R.K. पचौरी का संबंध किससे है? सेतु समुद्रम परियोजना के वैकल्पिक मार्ग पर विचार हेतु। पचौरी समिति सेतु समुद्रम, पचौरी सेतु समुद्रम परियोजना। B.K. चतुर्वेदी समिति सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों के वित्तीय स्थिति की समीक्षा हेतु है। B.K. चतुर्वेदी समिति सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों से संबंधित है। B.K. चतुर्वेदी सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों के वित्तीय स्थिति में समीक्षा हेतु। J.J. ईरानी समिति का संबंध है नए कंपनी विधेयक के लिए सुझाव देना। J.J. ईरानी समिति नए कंपनी विधेयक, J.J. ईरानी नई कंपनी विधेयक, J.J. ईरानी नई कंपनी विधेयक के लिए सुझाव। YSP थोरॉट समिति का संबंध है चीनी उद्योग की स्थिति की समीक्षा से।
YSP थेरोड चीनी उद्योग की स्थिति की समीक्षा से है और चीनी उद्योग का संबंध है महाजन समिति से और यह है चीनी उद्योग की स्थिति की समीक्षा के लिए YSP थेरोड का संबंध। टी कन्नन समिति का संबंध है कपड़ा उद्योग से। टी कन्नन समिति कपड़ा उद्योग, टी कन्नन समिति कपड़ा उद्योग, टी कन्नन समिति कपड़ा उद्योग। डॉक्टर राकेश मोहन समिति का संबंध है सरकार व RBI द्वारा देश के वित्तीय क्षेत्र की पूर्ण जांच करने के लिए। डॉक्टर राकेश शर्मा का संबंध है सरकार व RBI द्वारा देश के वित्तीय क्षेत्र की पूर्ण जांच हेतु। अग्रवाल समिति का संबंध है पेट्रोलियम डीलरशिप के आवंटन की जांच के लिए। अग्रवाल समिति का संबंध है पेट्रोलियम डीलरशिप के आवंटन की जांच हेतु। KR वेणुगोपाल समिति का संबंध है सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत केंद्रीय निर्गम मूल्य निर्धारण हेतु। KR वेणु समिति का संबंध सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत केंद्रीय निर्गम मूल्य निर्धारण हेतु। राजा चलैया समिति का संबंध है कर सुधार से। राजा चलैया कर सुधार, राजा चलैया के कर में सुधार हो रहा है। महाजन समिति का संबंध चीनी उद्योग, तो चीनी किसके पास होता है? महाजनों के ही पास होता है, तो महाजन समिति चीनी उद्योग। YV रेड्डी समिति लघु बचत, YV रेड्डी लघु बचत। YV रेड्डी जो है वो बहुत बचत करते हैं। कौन सी बचत करते हैं? तो लघु बचत। YH मालेगाम समिति लोक निर्गम, YH मालेगाम निर्गम, मालेगाम निर्गम, मालेगाम निर्गम। YH मालेगाम समिति लोक निर्गम। वाचु समिति डायरेक्ट टैक्स, वाचु समिति का संबंध है डायरेक्ट टैक्स से। उषा थेरोड पैनल का संबंध है वित्तीय समावेशन से। उषा थेरोड वित्तीय समावेशन, उषा थेरोड वित्तीय समावेशन। वाचु समिति डायरेक्ट टैक्स। शांता कुमार समिति का संबंध है भारतीय खाद्य निगम FCI के पुनर्गठन से। शांता कुमार समिति भारतीय खाद्य निगम, शांता कुमार भारतीय खाद्य निगम, शांता कुमार भारतीय खाद्य निगम। R गांधी समिति का संबंध है शहरी सहकारी बैंकों के सलाह हेतु। R गांधी समिति शहरी सहकारी बैंक के सलाह हेतु। दीपक मोहंती समिति वित्तीय समावेशन मध्यावधि योजना कार्य योजना। दीपक मोहंती वित्तीय समावेशन मध्यावधि कार्य योजना। दीपक मोहंती वित्तीय समावेशन मध्यावधि कार्य योजना। विवेक देवराय समिति रेलवे सुधार हेतु। विवेक देवराय रेलवे सुधार, विवेक देवराय रेलवे सुधार, विवेक देवराय रेलवे सुधार। अब हम देखेंगे कुछ संवैधानिक समितियों के बारे में। देखिए, संविधान जो हमारा बना था भारत का, वो उसको बनाने के लिए कई समितियां गठित की गई थी, कई लोगों ने मिलकर उसको बनाया था। तो उसी समितियों के बारे में हम पढ़ेंगे। कोई मुख्य 7 समितियां थी, तो उसमें सबसे मुख्य थी प्रारूप समिति और इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर और कार्य संचालन के अध्यक्ष थे KM मुंशी। कार्य संचालन KM मुंशी। संघ संविधान या संघ शक्ति, इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू संघ शक्ति। मूल अधिकार अल्पसंख्यक प्रांतीय संविधान, इसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। मूल अधिकार अल्पसंख्यक और प्रांतीय संविधान के सब अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रक्रिया वार्ता या झंडा समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रक्रिया वार्ता और झंडा समिति, इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अल्पसंख्यक उप समिति SC मुखर्जी। अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल और अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष थे HC मुखर्जी। सदन समिति के अध्यक्ष थे P पट्टाभी सीतारमैया। सदन समिति पट्टाभी सीतारमैया। वित्त एवं स्टाफ के अध्यक्ष थे AN सिन्हा। AN सिन्हा थे वित्त एवं स्टाफ समिति के अध्यक्ष। अब हम देखेंगे संसद की समितियां। संसद में भी कुछ समितियां होती हैं, उसको देखेंगे हम। तो देखिए, उसके लिए है लोक लेखा समिति और लोक लेखा समिति। देखिए, इन समितियों का जो है वो संख्या भी पूछता है कि इसमें कुल संख्या कितनी है। कभी ये भी पूछता है कि लोकसभा से इसमें कितनी संख्या है, तो राज्यसभा से कितनी है। तो इसको हम विशेष तरीके से ध्यान देंगे। देखिए, लोक लेखा समिति का संबंध है, लोक लेखा समिति में कुल सदस्यों की संख्या है 22 और इसमें लोकसभा से
15 सीटें हैं, सदस्य हैं और राज्यसभा से 7 सदस्य हैं। लोकसभा से 15 और राज्यसभा से 7, कुल सदस्यों की संख्या 22 है। प्राक्कलन समिति जो है वो उसमें कुल संख्या है 30 और इसमें केवल लोकसभा के ही सदस्य आते हैं, इसमें राज्यसभा के सदस्य नहीं रहते हैं। तो कुल सदस्य 30 है, लोकसभा के ही सदस्य होते हैं 30। और इसका संबंध है सरकार को वित्तीय नीतियों के संबंध में सुझाव देना। और लोक लेखा समिति का संबंध है या कार्य है उसका कि विभिन्न मंत्रालयों के व्यय और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन पर विचार विमर्श करना। और प्राक्कलन समिति का कार्य है सरकार को वित्तीय नीतियों के संबंध में सुझाव देना। विशेषाधिकार समिति, इसमें कुल सदस्यों की संख्या 15 है, जिसमें लोकसभा से 10 और राज्यसभा से 5। और इसका कार्य है कि संसद के किसी सदन या अध्यक्ष द्वारा विशेषाधिकार उल्लंघन से संबंधित प्रेषित मामलों का परीक्षण करना। तो विशेषाधिकार समिति में कुल सदस्यों की संख्या 15, जिसमें 10 लोकसभा से हैं और 5 राज्यसभा से। सार्वजनिक उपक्रम समिति और इसमें कुल सदस्यों की संख्या है 22 और इसमें लोकसभा के 15 और राज्यसभा से 7 सदस्य हैं। तो नियंत्रक एवं और इसका कार्य है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदनों एवं सार्वजनिक उपक्रमों के लेखाकार प्रतिवेदनों की समीक्षा और समीक्षा करना। सार्वजनिक उपक्रम की समिति का प्रवर समिति का संबंध, जो प्रवर समिति में जो सदस्य हैं वो लोकसभा से 30 हैं और राज्यसभा से भी 30 हैं और इसका काम है विधेयकों की समीक्षा करना। प्रवर समिति का संबंध है विधेयकों की समीक्षा करने से। और कुल लोकसभा के 30 सदस्य हैं और राज्यसभा के में इसमें 30 सदस्य हैं। संयुक्त प्रवर समिति, इसके सदस्यों की कुल संख्या है 45, जिसमें 30 हैं लोकसभा से और 15 हैं राज्यसभा से। और इसका काम है कि विधेयकों की समीक्षा करना। इसका काम भी है विधेयकों की समीक्षा करना, प्रवर समिति हो चाहे संयुक्त प्रवर समिति हो। प्रवर समिति में केवल 30 सदस्य लोकसभा के, 30 राज्यसभा के, और संयुक्त प्रवर समिति में 30 लोकसभा से और 15 राज्यसभा से। और इसमें विधेयकों की समीक्षा करना है दोनों का कार्य। कार्य मंत्रणा समिति, इसमें लोकसभा के 15 सदस्य हैं और 11 सदस्य हैं राज्यसभा के। इसके बाद आती है, और इसका जो कार्य है वो सरकारी विधेयकों के समय निश्चित करने हेतु सिफारिश करना। कार्य मंत्रणा समिति का कार्य है। नियम समिति के अंतर्गत 15 लोकसभा के और 16 राज्यसभा के सदस्य आते हैं और इसका कार्य है सभा की प्रक्रिया व कार्य संचालन के मामलों पर विचार करना। याचिका समिति के सदस्य जो हैं वो 15 लोकसभा के हैं और 10 राज्यसभा के हैं और इसका काम है कि प्रत्येक याचिका की जांच करना। याचिका समिति प्रत्येक याचिका की जांच करना। नियम समिति सभा के प्रक्रिया व कार्य संचालन के मामलों पर विचार करना। नेक्स्ट देखेंगे हम भारत में चुनाव सुधार से संबंधित समितियां। तो चुनाव सुधार से संबंधित समितियां, ये याद रखिएगा कौन सी आर्थिक समितियां हैं, कौन सा संवैधानिक है, कौन सी चुनाव सुधार संबंधित समितियां हैं। तारकुंडे समिति, और इसके अध्यक्ष थे V.M. तारकुंडे। तारकुंडे समिति का अध्यक्ष कौन थे? V.M. तारकुंडे। और यह गठित की गई थी 1974 में और इसने मतदाता की आयु 18 वर्ष हो, इसका सिफारिश किया था। तो यह आयु से संबंधित है। 21 वर्ष आयु हुआ करती थी, 21 वर्ष से मतदाता की आयु 18 वर्ष कर दी गई थी। ताराकुंडे समिति ने यह सुझाव दिया था कि 18 वर्ष हो मतदाता की आयु। श्यामलाल सकधर समिति, श्यामलाल सकधर समिति के अध्यक्ष थे श्यामलाल सकधर और यह गठित की गई थी 1981 में और इसने सिफारिश किया था कि मतदाता का परिचय पत्र हो, कि मतदाता के पास एक परिचय पत्र होना चाहिए अपना। और तारकुंडे समिति का कार्य था कि उसने मतदाता की आयु 18 वर्ष होने का सिफारिश किया था। और श्यामलाल सकधर समिति का यह कार्य था कि मतदाता के पास परिचय पत्र हो। दिनेश गोस्वामी समिति, इसके अध्यक्ष दिनेश गोस्वामी और यह 1989 में गठित की गई थी
और इसका कार्य था कि ईवीएम का प्रयोग आरक्षण के लिए चक्रानुसार पद्धति हो। दिनेश गोस्वामी समिति का काम था कि ईवीएम का प्रयोग आरक्षण के लिए चक्रानुसार पद्धति हो। संथानम समिति का अध्यक्ष जो है वो के संथानम है और यह गठित की गई थी 1983 में। और इनके कार्य थे, इन्होंने सिफारिश की थी कि न्यूनतम शैक्षिक योग्यता अनिवार्य हो, मुख्य रूप से राजस्थान में कि मुख्य तो यह योग्यता से संबंधित है, न्यूनतम शैक्षिक योग्यता अनिवार्य हो। संथानम समिति ने यह सुझाव दिया था। टी.एन. शेषन समिति और इसके अध्यक्ष थे टी.एन. शेषन और यह गठित की गई थी 1992 में। और इन्होंने कहा था कि एक से अधिक क्षेत्रों में चुनाव लड़ना मना हो। ये मतलब एक व्यक्ति जो है वो एक ही क्षेत्र में चुनाव लड़ सकता है, एक व्यक्ति कई क्षेत्रों से चुनाव नहीं लड़ सकता। तो एक से अधिक क्षेत्रों से चुनाव लड़ना मना किया है, इन्होंने इसका सिफारिश किया था। इंद्रजीत समिति के अध्यक्ष थे इंद्रजीत गुप्त और यह गठित की गई थी 1998 में। और इनका कार्य था कि चुनाव खर्च हेतु सार्वजनिक कोष बने, कि चुनाव के खर्चे के लिए सार्वजनिक कोष होना चाहिए। इन्होंने यह सुझाव दिया था इंद्रजीत समिति ने। और टी.एन. शेषन समिति ने यह सुझाव दिया था कि एक से अधिक क्षेत्रों से चुनाव लड़ना मना हो। संथानम समिति का सुझाव था कि न्यूनतम शैक्षिक योग्यता अनिवार्य हो। दिनेश गोस्वामी समिति का कार्य था ईवीएम का प्रयोग आरक्षण के लिए चक्रानुसार पद्धति हो। और श्यामलाल शकधर समिति का कार्य था कि मतदाता का परिचय पत्र हो, हर मतदाता के पास एक अपना परिचय पत्र हो। और तारकुंडे समिति का काम था कि मतदाता की आयु 18 वर्ष अर्थात ये आयु से संबंधित है। नेक्स्ट है पंचायती राज समिति। देखिए पंचायती राज समिति तो इसमें है बलवंत राय मेहता समिति और इसके अध्यक्ष थे बलवंत राय मेहता। और यह इसका कार्यकाल था 1957 से 58। और इसकी सिफारिशें थी कि स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और त्रिस्तरीय पंचायती राज की स्थापना। बलवंत राय मेहता ने यह सुझाव दिया था कि पंचायत जो है वो त्रिस्तरीय होना चाहिए और स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, लोकतंत्र का विकेंद्रीकरण होना चाहिए। और अशोक मेहता ने यह सुझाव दिया था कि जो पंचायती राज है वो द्विस्तरीय हो और राजनीतिक दलों का प्रतिनिधित्व हो उसमें और 4 वर्षीय कार्यकाल हो। और के.एल.एम. सिंघवी समिति जो 1986-87 में गठित की गई थी और इसके अध्यक्ष थे लक्ष्मीमल सिंघवी। और इन्होंने यह सुझाव दिया था कि पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया जाए और पंचायतों का गठन किया जाए एवं वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराए जाएं। ये था कार्य एल.एम. सिंघवी समिति का। पी.के. थुंगन समिति और इसके अध्यक्ष थे पी.के. थुंगन और यह गठित की गई थी। इसका कार्यकाल जो था वो 1989 था। और इसका कार्य था कि जिला नियोजन में राजनीतिक एवं प्रशासनिक संरचना और पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हो, इन्होंने यह सुझाव दिया था। और जिला नियोजन में राजनीति एवं प्रशासनिक संरचना तो बलवंत राय मेहता जो थे वो त्रिस्तरीय पंचायती राज की स्थापना बलवंत राय मेहता समिति के अंतर्गत इन्होंने त्रिस्तरीय पंचायती राज होने का सुझाव दिया था। और अशोक मेहता ने द्विस्तरीय पंचायती राज होने का सुझाव दिया था। वर्तमान में जो हमारी पंचायती राज है वो त्रिस्तरीय ही है। और एल.एम. सिंघवी ने सुझाव दिया था पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा बनाया जाए और पंचायतों का गठन किया जाए एवं वित्त संसाधन उपलब्ध कराए जाएं। और पी.के. थुंगन समिति ने भी दिया था कि जिला नियोजन में राजनीतिक एवं प्रशासनिक संरचना और पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा। तो एल.एम. सिंघवी और पी.के. थुंगन दोनों का यह कार्य था कि इस पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है देखिए संविधान की प्रारूप समिति इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर
और इसका काम था संविधान को लिपिबद्ध करना, संविधान को लिखना। सरदार स्वर्ण सिंह समिति, और यह गठित की गई थी 1976 में, और इसका काम था संवैधानिक सुधार, संविधान में सुधार, मूल कर्तव्यों के समावेश की संस्तुति भी इन्होंने करी थी, इस समिति ने की थी। शीतलवाड़ी समिति का संबंध था राज्यों को अधिक स्वायत्तता प्रदान की संस्तुति से, और यह गठित की गई थी 1966 में। शीतलवाड़ी समिति 1966 राज्यों के अधिक स्वायत्तता प्रदान हेतु से संबंधित है। राजमन्नार समिति जो है वो तमिलनाडु सरकार 1969 में गठित की गई थी यह, और इसका काम था कि अवशिष्ट विषय या तो समाप्त कर दिए जाए या राज्य को दे देने चाहिए, और अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जाना चाहिए, और अखिल भारतीय सेवाओं को समाप्त किया जाना चाहिए। तो राजमन्नार समिति का काम था कि अवशिष्ट विषय या तो बंद समाप्त कर दिए जाएं या राज्यों को दे दिए जाएं, अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जाना चाहिए, और अखिल भारतीय सेवाओं को समाप्त किया जाना चाहिए। ये काम था राजमन्नार समिति का। सरकारिया आयोग, और यह संबंधित है केंद्र राज्य संबंध से, और यह गठित की गई थी 1983 में, और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे न्यायमूर्ति रणजीत सिंह सरकारिया। न्यायमूर्ति रणजीत सिंह सरकारिया इसके अध्यक्ष थे सरकारिया आयोग के, और इनका कार्य था, इन्होंने यह सुझाव दिया था कि अंतर्राज्यीय परिषद का गठन हो, निगम कर का राज्यों के साथ बंटवारा, अखिल भारतीय सेवाओं को सशक्त बनाना, और राज्यपाल को नियुक्त करने से पहले मुख्यमंत्री की सलाह। ये इनके कार्य थे, तो इस पे ध्यान दीजिएगा। जो इनके कार्य थे, इन्होंने जिस चीज़ पे सुझाव दिया था सरकारिया आयोग ने कि राज्यपाल को नियुक्त करने से पहले मुख्यमंत्री की सलाह ली जाए, अखिल भारतीय सेवाओं को सशक्त बनाया जाए, निगम कर का राज्यों के साथ बंटवारा हो, और अंतर्राज्यीय परिषद का गठन होना चाहिए। और इसके अध्यक्ष जो थे वो थे न्यायमूर्ति रणजीत सिंह सरकारिया। दर आयोग, यह संबंधित है राज्यों के पुनर्गठन से, और इसका काम था कि राज्यों के पुनर्गठन मातृभाषा के आधार पर नहीं होना चाहिए। दर आयोग का कार्य था कि राज्यों का पुनर्गठन मातृभाषा के आधार पर नहीं होना चाहिए, और इसके अध्यक्ष थे एस.के. दर, और यह गठित की गई थी 1947-48 में। इसके बाद है जे.वी.पी. समिति। जे.वी.पी. समिति के जो अध्यक्ष हैं वो हैं जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया। इनके नाम पर ही यह समिति गठित की गई थी, जे.वी.पी. समिति, और ये गठित की गई थी 1948 में, और इसका काम था कि राज्यों के पुनर्गठन में देश की सुरक्षा, एकता और आर्थिक समृद्धि को ध्यान में रखा जाना चाहिए। इन्होंने यह सुझाव दिया था कि जब राज्यों का पुनर्गठन हो तो उसमें सुरक्षा, एकता, आर्थिक समृद्धि को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। फिर बना राज्य पुनर्गठन आयोग, और इसके अध्यक्ष थे सैयद फजल अली, हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पडिक्कर। ये अध्यक्ष थे राज्य पुनर्गठन आयोग के, और इसका कार्य था कि राज्यों के पुनर्गठन के लिए भाषा के आधार को स्वीकार किया। इन्होंने राज्यों के पुनर्गठन के लिए भाषा को स्वीकार कर लिया कि जो राज्य का पुनर्गठन होगा वो भाषाई आधार पर होगा, और सबसे पहला जो भाषाई आधार पर गठित होने वाला राज्य है वो आंध्र प्रदेश है, और इसी के आधार पर राज्य पुनर्गठन अधिनियम बनाया गया। तो भाषा के आधार पर पुनर्गठन राज्य का हो, यह राज्य पुनर्गठन आयोग उसके लिए बना था। उसके अध्यक्ष थे सैयद फजल अली, हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पडिक्कर। इन्होंने यह सुझाव दिया था कि राज्य का पुनर्गठन भाषा के आधार पर हो। अगला है पी.सी. होता समिति, जो 2002 और 4 में बनी गई। 2002 में यह चयनित मतलब गठित किया गया, और इस पूर्ण रूप से यह 2004 में अपना सुझाव दिया इन्होंने, पी.सी. होता समिति ने। तो इन्होंने सिविल सेवा, यह समिति जो संबंधित है वो सिविल सेवा से संबंधित है, और इनका जो कार्य है कि प्रारंभिक परीक्षा में बैठने के लिए आयु 21 से 24 वर्ष होनी चाहिए। इन्होंने यह सुझाव दिया था कि सिविल सेवा परीक्षा में बैठने के लिए आयु जो है वो 21 से 24 वर्ष होनी चाहिए, और यह भी कहा था कि सिविल सेवा को अधिक दक्ष और भ्रष्टाचार रहित बनाने के लिए सुझाव दिया था इन्होंने।
पीसी होता समिति ने, जो सिविल सेवा से संबंधित है। केंद्र राज्य संबंधों पर आयोग, केंद्र राज्य संबंधों पर आयोग, और इसके अध्यक्ष है मदन मोहन पुंछी। और इन्होंने यह सुझाव दिया था कि अप्रैल 2007 में केंद्र सरकार ने केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा हेतु एक आयोग गठित किया गया और आयोग ने अप्रैल 2010 में रिपोर्ट प्रस्तुत करी। 2007 में गठित हुई और इसने अपना रिपोर्ट दिया 2010 में, केंद्र राज्य संबंधों पर आयोग, और उसके अध्यक्ष थे मदन मोहन पुंछी। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग, इसके अध्यक्ष थे वीरप्पा मोइली और यह 2005 में गठित की गई थी और इन्होंने अपना रिपोर्ट दिया वो 2008 में। और इसका कार्य था व्यापक प्रशासनिक सुधारों की संस्तुति, व्यापक प्रशासनिक सुधारों की संस्तुति से संबंधित है ये। बासवान समिति जो 2016 में गठित की गई और यह समिति जो थी वो रिटायर्ड IAS ऑफिसर BS बासवान की अध्यक्षता में गठित की गई और इस समिति ने सिविल सेवा परीक्षा में बदलाव करने का सुझाव दिया। बासवान समिति ने सिविल सेवा परीक्षा में बदलाव करने का सुझाव दिया। तो ये प्रश्न अगर आपको अच्छे लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।